क्या आपने कभी सोचा था कि आपको इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी और अचानक में इस तरह की हमारी भाभी मिल जाएंगी? उधर से घर से भाग के आई क्योंकि आपके चाचू ने जो है वो आपके ऊपर बुरी नज़र रखी हुई थी। बात बात पे झिड़कना, बात बात पे मारना शुरू कर देना। इतना जुल्म मत करो कि वो अगला घर छोड़ने पे मजबूर हो जाए। 1.5-2 लाख रुपया कर्जा है वो उतर जाए, चलो मेरी काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। भागी हुई लड़की को कोई अपनी इज्जत नहीं बनाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। लेकिन मैं अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेमत पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरसलान अहमद। तो नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं एक ऐसे जोड़े के पास जो ये मेरी बहन जो आज़ाद कश्मीर से आई और ये जो मेरे भाई हैं, इनका इनसे मिलना हुआ और इनसे कैसे इनकी बॉन्डिंग हुई और क्या मुश्किलात का सामना था इन्हें, और कैसे आज़ाद कश्मीर से इनका लाहौर आने का सफ़र हुआ, किस तरह इन्होंने ये फ़ैसला किया लाहौर आने का, क्या इनकी मुश्किलात थी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, आप आज़ाद कश्मीर से लाहौर आई, क्या मसले थे, क्या वजह थी जो आप अपना घर छोड़कर लाहौर आ गई? भैया बहुत सारे मसाइल थे मेरे। अब इतना बताते हुए मुझे जो है ना, यकीन करें अंदर से दुख हो रहा है मुझे। लेकिन ये है कि बताना पड़ता है फिर इंसान को बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मी अबू जो है वो ऐसे थे, अबू का सहारा नहीं था मेरे सर के ऊपर, अबू का ज़हनी तवाज़न नहीं ठीक था। अम्मी थी वो मुझे अपने पास रख नहीं सकती थी। दो भाई थे, एक की शादी हुई थी, तो इस वजह से अम्मी ने मुझे चचा के पास छोड़ दिया था। तो वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी, ऐसे कुछ हालात हो गए थे कि मुझे घर से कदम बाहर निकालना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे मुझे चचा के घर वाले, काम भी सारा करवाते थे, टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते थे। इस वजह से फिर मुझे किसी ने बताया कि आप दारुल मान चली जाओ, वहाँ पे आप सही रहोगी, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा आपको, सारी आसाइशें वहाँ पे मिलेंगी। फिर मैंने वहाँ घर छोड़ दिया, फिर वहाँ से मैं लाहौर आ गई। अच्छा, आप जब लाहौर आई तो तब आपकी एज क्या थी और किस उम्र में, किस वक्त में आप लाहौर आई थी? भैया एज तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये आपको पता माँ बाप का फ़र्ज़ होता है बताना। ये मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मुझे पता चले कि मेरी एज क्या। अब तो हमारी शादी को मतलब 12-13 साल हो गए। 12-13 साल पहले की ये बात है जब मैं इनके पास आई थी। किस तरह मिली, कैसे आपकी इनसे मुलाकात हुई और किस तरह बात आगे तक बढ़ी आपकी? सर ये मतलब कि बत्ती चौक बस स्टैंड था, उधर ये बस से उतरती हैं और उसके सामने बिल्कुल हमारा पीसीओ हुआ करता था। ठीक है, मैं पीसीओ पे बैठा हुआ था। ये जब उतर के उधर फुटपाथ के ऊपर खड़ी हो गई हैं तो अक्सर आपको पता है कि लड़के जो होते हैं मोटरसाइकिलों वाले आके तंग करना शुरू कर देते हैं, आपने कहाँ जाना है, क्या मसला है आपको, आए हम आपको छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर, हमारे साथ चलें आप। तो मैंने इसको देखा कि ये बहुत घबराई हुई थी उस वक़्त, इसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, लेकिन ये कभी उस तरफ देख रही थी, कभी उस तरफ देख रही थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये कोई सी मजबूरी में है या कोई इसको लेने नहीं आ रहा, इसका क्या मसला है, मैं पूछूं तो सही इससे। मैंने एक छोटा सा बच्चा भेजा इसकी तरफ, तो इसको बुला के लेके आओ बेटा जाके। तो वो लेके आए इसको बुला के मेरे पास। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने कहाँ जाना है, किधर जाना है, कोई आ रहा है आपको लेने या नहीं आ रहा, क्या मसला है आपको। फिर इसने मुझे कहा कि प्लीज़ मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई, पहले तो मुझे पानी पिलाएं आप। तो मैंने इनको पानी पिलाया, मैंने कहा चले पानी पी लें। तो फिर इसने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे घर से भाग के आई हूँ। तो मैंने इधर मुझे सुना था कि लाहौर में दारुल मान है, तो मुझे तो इधर किसी चीज़ का पता नहीं, मैं तो फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बता दें कि दारुल मान किधर है, मैंने दारुल मान जाना है। तो उसके बाद मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि ज़रूरी दारुल मान तो जाना ही है आपने, ऐसा करें कि 2 मिनट बैठें यहाँ पे, क्योंकि मैं तो ऐसे आपको इधर अपना स्टॉल वगैरह जो है, जो पीसीओ का काम था मेरा, मैं छोड़ के नहीं जा सकता था फौरी तौर पे, साथ इनके नहीं जा सकता। मैंने कहा आप बैठें तो आप अपनी मुझे ज़रा थोड़ी सी स्टोरी बताएं, क्या मसला हुआ क्या नहीं। इसने फिर मुझे बताया सारी बात वगैरह। तो फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप दारुल मान तो दाखिल हो जाएंगी, कोई मसला नहीं, मैं आपको छोड़ भी आऊँगा, लेकिन
आप इज्जत के मामले में उधर से घर से भाग के। तो बाजी, आप जब लाहौर आई, आपकी लाहौर आने की वजह क्या बनी? आपके चचा जो थे, उनकी आप भतीजी थी, क्या उनके यहाँ आपके साथ कोई बदसलूकी होती थी जिस वजह से आपने अपना घर छोड़ना मुनासिब समझा और अपने घर वालों से सबसे दूर एक ऐसी जगह आ गई जहाँ आपको कोई नहीं जानता और ना आप किसी को जानती हो? भैया वजह यही है कि एक तो वो टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते थे मुझ पे, ठीक है। सारा घर का काम करवाते थे तो टॉर्चर करते थे, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि छोटे बच्चे से भी बात करने की इजाज़त नहीं थी मुझे। तो दूसरा ये था कि बात बात पे झिड़कना, बात बात पे मारना शुरू कर देना, बहुत ज़्यादा जो है ना करने लगे थे मुझ पर। दूसरी वजह ये थी कि कुछ मुझे महसूस हुआ कि इनकी नज़र ठीक नहीं है, तो फिर वहाँ से मैंने अब किसी तरह, कहते हैं ना कि जब किसी को रखो ना तो उसे बेटी बना के रखो, इतना जुल्म मत करो कि वो अगला घर छोड़ने पे मजबूर हो जाए। तो फिर कुछ इस तरह की वजूहात बन गई थी जिसकी वजह से फिर मैंने घर छोड़ दिया चचा का। अच्छा, तो भाई ये जब आपको मिली, ठीक है, इन्होंने अपना हाल आपको बताया कि ये इस तरह से अपने घर से आई हैं भागकर, तो आपका क्या रद्द अमल था इनके इस फैसले पे? और आपने कैसे इनको अपने घर लेके आए, किधर इनको रखा, किस तरह आपने इनके साथ मैनेज किया इस उस वक्त जो करंट कंडीशन थी? एक सरप्राइज कंडीशन होती है कि एक लड़की आ गई जो घर से आई है और आज़ाद कश्मीर से लाहौर आई है, उसको आपने कैसे मैनेज किया और उस वक्त आपने क्या किया, इनको कहाँ लेके गए? सर मैंने इनको ये बताया था कि मैंने कहा कि आप दारुल मान में भी आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ पे भी अक्सर लड़कियों को भेज देते हैं, वो नाइट पे भेज देते हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, गाड़ियों वाले आते हैं जो वो लेके चले जाती हैं, ठीक है। मैंने कहा आप ऐसा करें कि मेरे एक इधर तायाबू का बेटा है और उनकी फैमिली है पूरी, तो आप 1-2 दिन उधर रह लें, ठीक है। उधर जाके मतलब कि बैठें और थोड़ा सा अपना दिमाग फ्रेश करें, उसके बाद आप सोचें कि मैंने क्या मतलब कि एक्शन लेना है, कि क्या मैंने सोचना, क्या करना है मैंने, ठीक है। अगर आप कहेंगे मैं आपको वापस छोड़ दूंगा, आपकी वालदा के पास छोड़ दूंगा, आपके चाचू के पास छोड़ दूंगा, या फिर अगर आप फिर भी मजबूर करेंगी तो मैं आपको दारुल मान छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि आप पहले रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ी सी मेरी बात समझी, थोड़ी सी इन्होंने कहा चलें ठीक है, मैं थोड़ी सी रेस्ट भी करना चाहती हूँ, ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे अपने मतलब कि तायाबू के बेटे के घर ले चलें, क्योंकि आपकी फैमिली अगर तो थोड़ा सा मुझे वैसे एतबार तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर यकीन करती हूँ, क्योंकि आप मजबूर हो तो आप ऐसे हरकत कोई नहीं करोगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है जैसे आपका अखलाक वगैरह है। तो मैंने इनका चलें ठीक है, मैं अपने तायाबू के बेटे को बुलाता हूँ, उधर बैठाया इनको, उनके घर में छोड़ा मैंने। दूसरे दिन मैं फिर घर गया, तायाबू के बेटे के घर गया था, ठीक है। वहाँ पे मैंने इनको फिर कहा, मैंने कहा हाँ जी अब आपने क्या सोचा है? इन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरी भाभी थी उन्होंने भी इनको बताया था कि ये सरवर जो है ये भी मजबूर भी है बहुत ज़्यादा और इनके हालात भी बहुत ख़राब हैं, ठीक है। सारी स्टोरी इनको बताई थी मेरी भाभी ने, ठीक है। उन्होंने कहा कि मतलब कि इसके वालिद ने इसको छोड़ दिया था छोटे होते, मतलब कि ये 3 भाई हैं, तीनों ही मजबूर हैं बेचारे, और ये कभी किसी के दरवाजे के ऊपर धक्के खा रहे हैं, कभी किधर सोते हैं, कभी किधर सोते हैं, मतलब कि बहुत इनके भी हालात ख़राब हैं। तो इस वक्त मतलब कि जब मैं इनके पास गया था, ठीक है, मैंने इनको फिर एक बात कही, मैंने कहा कि भाई अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको अपनी इज़्ज़त बना लूँगा, ठीक है। आप भी घर से भाग के आई हुई हैं, ठीक है, हमारा भी कोई वसीला नहीं है, हमारी भी ये स्टोरी है कि हम छोटे छोटे थे जब हमारे वाल साहब ने हमारी वालदा को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि उसने देखा कि जब ये 2 बच्चे माजूर पैदा हुए, तीसरा बच्चा भी माजूर पैदा हुआ, तो उन्होंने मेरे वालदा को डिवोर्स दे दिया था, ठीक है। तो हम भी अपनी कभी किसी के बुए के रहते रहे, कभी किसी के बुए के ऊपर रहते रहे। अगर आपका कोई मतलब कि दिल माने तो मैं आपको अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ, हम दोनों चलो मजबूर हैं, एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे। तो बाजी जब इन्होंने आपसे शादी का पर्पस आपके सामने रख दिया कि आप इनसे शादी कर लें, अगर आपका दिल मानता है, अगर आप कहती हैं कि आपको दारुल मान छोड़ा है या आपकी फैमिली के हवाले आपको वापस कर दिया जाए, उनके हैंडओवर कर दिया जाए, जब इन्होंने आपको शादी का पर्पस दिया, आपने इनको देखा कि ये पैरालाइज हैं, अब नॉर्मल हैं,
तो आपने इनके पर्पस को सुनने के बाद क्या रद्द-ए-अमल किया, क्या अपना मौक़िफ़ किया? भैया मैंने क्या, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, दूसरा ये था कि कंफ्यूज में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब मैंने सुना कि इनका भी यही कहानी है, इन बेचारों के साथ भी ऐसा ही है जैसा मेरे साथ हुआ, उन्होंने इनको भी धोखा दिया, मुझे भी मिला था, तो मैंने कहा अगर मजदूर रिक्शा, क्योंकि आपको पता है आजकल ज़माने में भागी हुई लड़की को कोई अपनी इज्जत नहीं बनाता, तो मैंने ये सोचा कि अगर ये मजदूर हैं फिर भी अपना थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, तो ज़रा कमा ही रहे थे ना, पीसीओ पे बैठे थे तो अपने लिए रोज़ी कमा ही रहे थे मजदूर होने के बावजूद। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये अपना मजदूर होने के बावजूद कमा रहे हैं तो मुझे भूखा नहीं मारे कि अगर मुझे अपनी इज़्ज़त बना रहे हैं, तो इसलिए जब मैं आगे भी महफूज नहीं हूँ, जब इज़्ज़त बचाने की खातिर घर से कदम निकला है, तो फिर आगे भी जाके जो इज़्ज़त महफूज नहीं है, तो फिर इससे बेहतर है कि इनकी ज़िंदगी में शामिल होकर एक दूसरे का सहारा बने, इनकी इज़्ज़त बांध के बैठ जाऊँ। तो जी नाज़रीन, ये वो जोड़ा है जिन्होंने शादी की। ये बहन जो हमारी हैं ये माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं, प्यारी हैं और कश्मीर से न जाने किन मुश्किलात से बचते बचाते अपनी इज़्ज़त को महफूज रखते हुए ये लाहौर पहुंची। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये मेरी बहन आज़ाद कश्मीर से लाहौर आ गई और कैसे इनसे मिलना हुआ और मुलाकात के बाद ये दोनों आज एक शादी के बंधन में बंध चुके हैं। तो इनसे जानते हैं क्या ये शादी के बाद ये अब की इनकी ज़िंदगी कैसी है, क्या ये इस ज़िंदगी से खुश हैं और कैसी इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह, शादी के बंधन में हम बन गए और हमारी शादी को 12-13 साल हो गए और हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। चाहे मुश्किलात हैं, हालात अभी हमारे थोड़े जो है वो डाउन जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो भाई मेरे, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने कभी सोचा था कि आपको इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी और अचानक में इस तरह की हमारी भाभी मिल जाएंगी, आपको इस तरह की बीवी मिल जाएगी? सर मैंने सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अल्लाह को राज़ी किया था, ठीक है, और मेरी सोच में कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं अक्सर मेरे जो रिश्तेदार थे ना, मतलब कि उनके पास कोई मेरा रिश्ता लेके आता था ना, वो आगे से वो ये कह देते कि ये भाई ये जो ऐसे मजदूर है, आगे देख लो आपने, अगर इनको बेटी अपनी देनी है तो दे दें, नहीं देनी तो ना दें, ये कमा के खिला नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसी बातें करते थे कि वो जो रिश्तेदार होते थे ना, जो रिश्ता लेके आते थे वो भाग के चले जाते थे, ठीक है। लेकिन मैं अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली है कि जो मेरे बाजू भी हैं और मेरी टांगें भी हैं, और मुझे यहाँ तक कि मुझे तो महसूस ही नहीं होता कि मेरी टांगें और बाजू जो हैं वो कमज़ोर हैं, ठीक है। मुझे यहाँ से वाशरूम भी लेके जाती हैं, मोटरसाइकिल पे भी बैठाती हैं, मुझे किक भी मार के देती हैं, मेरी कोई चीज़ वगैरह भी उतरी हो, मैं टोपियाँ रुमाल वगैरह एनकें वगैरह ये सेल करता हूँ रोड पे खड़ा होके, उधर भी बहुत मुश्किलात होती हैं, तो मुझे तो ये महसूस ही नहीं होता कि मैं लाचार हूँ, ठीक है। ये मेरी इतनी हेल्प करती है कि मैं इनसे मतलब कि दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह पाक का बहुत बहुत एहसान है मुझे कि मुझे एक ऐसी बीवी मिली और इतने प्यार करने वाली मिली हैं, और माशाल्लाह अब 3 बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे। लेकिन मुश्किलात तो हैं, ज़ाहिर सी बात है कि मकान भी रेंट का ये हमारा, इसका 7,000 रुपया हम एक कमरे का रेंट दे रहे हैं, और बत्ती का बिल भी आ जाता 3-4 हज़ार रुपया। उसके बाद मतलब कि जो हम ये काम वगैरह करते हैं उधर भी हमें बहुत परेशानी होती है। जो मैंने एक बोर्ड इशू किया हुआ है कि माजूर हूँ, कोई चीज़ छीन कर मत भागें, उसके बावजूद भी लोग जो होते हैं लड़के वगैरह, यूनिवर्सिटी के लड़के होते हैं, वो चीज़ें उतार के ले जाते हैं कि मतलब कि 2500-3000 रुपया सेल होती है, उसमें 700-800 बचना होता है। अगर उसमें से भी अगर 200-300 की कोई चीज़ें उतार के भाग के चला जाता है तो हमें वो बहुत पछतावा होता है, कि बहुत दुख होता है कि या अल्लाह पाक हमें भी सही बनाया होता है या हमें तंदुरुस्त किया होता तो हमें ये ना देखने पड़ते, ठीक है। उसके बाद ये कि बोर्ड देख के वार्डन वाले भी थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं, लेकिन खड़ा भी नहीं होने देते किसी वक्त। मैं तो यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी कोई ऐसा इशू कि मतलब क्योंकि मुझे लेटर ऐसा बना के दिया जाए कि जो मुझे कोई आए तंग करने के लिए, उनको मैं ये लेटर दिखाऊँ तो वो मुझे तंग ना करें, क्योंकि जब हम उधर खड़े नहीं होंगे अपने अड्डे के ऊपर तो ज़ाहिर रोज़ी कैसे बच्चों की कमाएंगे। तो ये बहुत मुश्किलात हैं हमारे ऊपर। तो थोड़ा सा मेरे ऊपर कर्ज़ा भी है कि जिससे मैं माल वगैरह लेता हूँ ना, उसका 1.5-2 लाख रुपया कर्ज़ा भी है, क्योंकि इतनी सेल नहीं होती, हम रास भी खा जाते हैं। तो जी नाजरीन, आपने जैसा कि सुना कि ये मेरे भाई के कहने के मुताबिक कि ये मेरी बहन जो हैं ये इन्हें वॉशरूम लेके जाती हैं,
इनके बाजू भी यही हैं, इनकी टांगे भी यही हैं, और ये इनकी बाइक जाते वक्त जिस पे ये अपना सामान बेचते हैं, फेरी लगाते हैं, उसकी किक तक मारती हैं, और इनकी जो बाइक पे दुकान बनी है उस सामान को भी लगाती हैं। तो आइए नाजरीन, इनसे जानते हैं कि ये आला हुकाम से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से और हुकूमत वक्त से क्या अपील करते हैं और इनका क्या मौक़िफ़ है, ये क्या चाहते हैं हुकूमत वक्त से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं जो भी हमें देख रहे हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के हुक्मरान जो हमारे हैं वो देख रहे हैं, अगर हमें या कोई हैसियत हैसियत हैं लोग वो देख रहे हैं, हमारी यही सर अपील है कि हमें सिर्फ 2 मरले का एक मकान लेके दिया जाए, जिसके नीचे मैं अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उनको संभाल सकूं। क्योंकि ये जो रेंट के मकान हैं इन पे मतलब कि 6 महीने किसी मकान में गुजारने पड़ते हैं, कभी साल किसी में गुजरता है, तो लोग कहते हैं कि जी ये मकान खाली कर दो, ये कर दो। उनको ये नहीं पता होता कि ये मज़दूर बंदा है, ये सामान कैसे उठाएगा। और मुझे तो ऐसे होता है कि मैं यकीन माने कि 1500-2000 रुपया दिहाड़ी दे के बंदा रख के वो मेरा सामान वगैरह भी फिर चेंज करते हैं। तो बस ये ज़्यादा मसला है। और एक मेरा जो कर्ज़ा है, अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला ऐसा बनाएगा इंशाल्लाह, 1.5-2 लाख रुपया कर्ज़ा है वो उतर जाए, चलो मेरी काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। सबसे बड़ी ज़्यादा मुश्किल जो है हमें सिर्फ अपने मकान की है कि जो मकान का रेंट वगैरह महीने का बत्ती का बिल जाता है 10-12 हज़ार रुपया हर महीने निकलता है हमारा। चलो अपना 2 मरले के भी होगा, उसके छत के नीचे मैं अपने बच्चों को सुकून से रख सकूँगा। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ये मेरे बहन भाई जिन्होंने शादी की, कैसे इनकी इत्तफाकन मुलाकात हुई और ये मेरे भाई ने इनको अपने घर में लाया, और घर में लाने के बाद इनकी आपस में अट्रैक्शन हुई, और अट्रैक्शन के बाद मोहब्बत, और फिर इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और निकाह के बंधन में बंध गए। नाजरीन, इसी के साथ अपने होस्ट अरसलान अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।